welcome back to Creative Edge YouTube channel where we create content around design education in India. I am Survi, design educator at Creative Edge, and today's episode is entirely based on my personal experience of studying design. So give you a little context of my background. I have done my graduation in fashion designing and post-graduation in Masters of Fashion Management from NIFT, that is National Institute of Fashion Technology. और पढ़ते वक्त ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे रियलाइज़ हुई कि डिज़ाइन पढ़ने के पहले मुझे किसी ने बताई ही नहीं। इसलिए ये वीडियो खासकर आपके लिए है जो प्लान कर रहे हैं डिज़ाइन एजुकेशन और ऐसी चीज़ें जो उन्हें कॉलेज में एडमिशन होने से पहले पता रहनी चाहिए। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो, यू नो द ड्रिल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इन। So first thing that I didn't know was college fees doesn't cover all the expenses. College fee जब आप पे करते हैं वो आपके सारे expenses cover नहीं करती. So let me explain and elaborate to you. जब आप एक डिज़ाइन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पहले से ही जो एक डिज़ाइन कॉलेज की फ़ी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हाई होती है। इंडिया में इंटरनेशनली भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, बट इसके लिए बहुत सारे आपको फाइनेंशियल एड मिलते हैं, जैसे कि आपको आपके कॉलेज से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ योर स्टेट से भी मिल सकता है। इसके अलावा देयर आर मेनी बैंक जो आपको एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करती है, उससे आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो तो कवर हो जाती है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्यूशन फी इज़ द ओनली मेजर एक्सपेंस जो आपको होने वाला है, देन ट्रस्ट मी यू आर रॉन्ग, बिकॉज एक डिज़ाइन कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी के अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, बहुत सारे स्टूडेंट अपने एजुकेशन के लिए अपने होम टाउन से मूव करते हैं टू सम अदर सिटी। तो सबसे पहला ट्यूशन फ़ी के अलावा जो मेजर एक्सपेंस उनके सामने आता है वो होता है एक तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड देन वहाँ पे रहने का एक्सपेंस। रहने के ऑप्शंस में सबसे पहले आपके पास हॉस्टल्स होते हैं, पीजीज होते हैं, या फिर अगर आप फ्लैट रेंट करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। इन माई एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज स्टडिंग इन निफ्ट, वहाँ का जो कॉलेज का जो फ़ी था एक सेमेस्टर का, इट वॉज एज इक्वल एज द ट्यूशन फीस ऑफ वन सेमेस्टर। सो जो ट्यूशन फ़ी था और हॉस्टल फ़ी था वो एग्जैक्टली सेम था, विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो हम स्टार्टिंग से प्लान नहीं करते, स्टार्टिंग से हम मोस्टली ट्यूशन फ़ी का ही प्लान करते हैं। उसके बाद एक बार हॉस्टल फ़ी और मेस फ़ी को भी निकाल दो, उसके अलावा एक डिज़ाइन कॉलेज में कई सारी एक्टिविटीज़, कई सारे वर्कशॉप्स होते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो आपको फिजिकल हैंड्स ऑन मेथड से सिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो फैशन डिज़ाइनिंग में आपको सुइंग सिखाई जाएगी, आपको एम्ब्रॉयडरी सिखाई जाएगी, डाइंग सिखाई जाएगी, प्रिंटिंग, और इसके अलावा भी बहुत कुछ। और इसका मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा आपको? कोई नहीं, आप खुद खरीदेंगे। तो इस मटेरियल का ही एक्सपेंसेस आपको साल भर लगता है। नॉट जस्ट साल भर, आपको आपके पूरे 4 साल जो रहते हैं बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन के, उन पूरे साल आपको कोई ना कोई सबमिशन, कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जिसका मटेरियल आपको सोर्स करना पड़ेगा बाहर से, और उसका पूरा एक्सपेंस आपके ऊपर रहेगा। इसके अलावा स्टेशनरी के बहुत सारे एक्सपेंस रहते हैं, आपको अलग अलग तरह के गैजेट्स खरीदने पड़ते हैं। आपको एक डिज़ाइनिंग के जो टूल्स रहते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं नॉर्मल स्टेशनरी से। आपको बड़े बड़े बोर्ड्स, कैनवस, स्केल्स, बहुत कुछ बाय करने पड़ेंगे, मटेरियल्स बाय करने पड़ेंगे। तो इन सब का भी एक्सपेंस आपको कॉलेज एडमिशन के पहले ही प्लान कर लेना चाहिए अलॉन्ग विथ योर ट्यूशन फी। पॉइंट नंबर 2 इज डिज़ाइन एजुकेशन इज़ फिजिकली वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग। येस, तो जब मैं स्कूल में थी और प्लान कर रही थी कि मुझे एक डिज़ाइन कॉलेज में एडमिशन लेना है और मेरी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है, जो मैं सपने देख रही थी एक डिज़ाइन कॉलेज के वो बिल्कुल अलग थे। क्योंकि उनमें मैं सोचती थी कि डिज़ाइन कॉलेज में आपको डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है, जिसमें आप एक विजुअल डायग्राम बनाते हैं, एक डिज़ाइन बनाते हैं, एंड देयर विल बी पीपल हु विल बी एग्जीक्यूटिंग योर डिज़ाइन।
जो आपके लिए उस डिज़ाइन को फिजिकल फॉर्म में बना के देंगे। बट गॉड आई वॉज रॉन्ग, बिकॉज एक डिज़ाइन कॉलेज में आपको हर चीज़ फ्रॉम स्क्रैच सिखाई जाती है, फ्रॉम द वेरी बेसिक। सो आपको वहाँ पे सोइंग सिखाई जाएगी, एम्ब्रॉयडरी सिखाई जाएगी, पैटर्न मेकिंग सिखाया जाएगा, आपको जो भी मटेरियल के साथ काम करना है, आपको उसमें डाइंग भी खुद करनी पड़ती है, उसमें पेंटिंग भी खुद करनी पड़ती है, उसके फिजिकल स्केचेस, डिजिटल स्केचेस, एवरीथिंग इज डन बाय ओनली एंड ओनली यू। सो इस इम्प्रेशन में रहना कि आपको एक डिज़ाइन कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन सिखाई जाएगी, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और ये सारी चीज़ें मिला के आपके डिज़ाइन एजुकेशन में इतने सारे सबमिशंस और इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं कि अगर आपका टाइम जो है इफ़ेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वो आखिरी तक बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। आई रिमेंबर मैं एक पीजी में रहती थी जहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग होते थे, जैसे कि कुछ लोग बीबीए कर रहे थे, कुछ लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, एंड एवरीबडी यूज्ड टू एंजॉय देयर कॉलेज लाइफ। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करी, बट दे हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू गो आउट फॉर मूवीज, फॉर पार्टीज, एंड व्हेनेवर दे यूज्ड टू आस्क मी, आई नेवर हैड टाइम बिकॉज आई ऑलवेज हैड प्रोजेक्ट्स एंड सबमिशंस, जो कि एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है दूसरे लोगों का कि अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको मेहनत नहीं करनी है तो आप डिज़ाइन कॉलेजेस ज्वाइन करते हो। बट ट्रस्ट मी, कंपैरेटिवली फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा है डिज़ाइन कॉलेजेस में। आई रिमेंबर जब हम ऐसे चिट चैट करने भी बैठते थे फ्रेंड्स लोगों के साथ, आई ऑलवेज हैड अ क्लॉथ एंड एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। मेरे मसल मेमोरी में आ गया था कि एम्ब्रॉयडरी कैसे की जाती है, तो फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट मैं हमेशा कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स अपने करती रहती थी। दैट इज़ वाई अगर आप अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज करके नहीं रखते हैं तो आखिरी आते आते तक आपको इतना ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है। स्लीपलेस नाइट तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन फिनोमिना होता है डिज़ाइन एजुकेशन का। डिज़ाइन स्टूडेंट्स जो है वो उनको आदत हो जाती है 3 से 4 घंटे सोने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है। बट ये जो मेरा 4 साल का बैचलर्स का लेसन था वो मुझे बहुत अच्छे से मिल गया, मुझे टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस पता चल गई। फिर जब मैंने फैशन में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो मैंने इस लेसन को अच्छे से समझा, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो किया, जिसके कारण मेरा जो पूरा ये 2 साल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन था वो ईजी। मैंने सारे प्रोजेक्ट्स जो थे टाइम पे ही नहीं, टाइम के पहले सबमिट करे। मुझे कोई भी स्लीपलेस नाइट, मतलब स्लीपलेस नाइट भी होती थी एग्ज़ाम के टाइम में, पर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग नहीं हुआ जो टाइम था मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन का। इसलिए लर्न टू मैनेज योर टाइम, फॉलो अ प्रॉपर रूटीन, सो दैट वो जो फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन होता है एक डिज़ाइन स्टूडेंट को, वो आप पे बहुत ज़्यादा लोड ना क्रिएट करे। पॉइंट नंबर 3 इज़ द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एट डिज़ाइन कॉलेजेस। सो अगर आप भी कोई डिज़ाइन कॉलेज में एडमिशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि इंडिया में सबसे बड़ी डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, NID, NIFT या IIT। इंटरनेशनली में अगर आप कोई कॉलेज में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इन डिज़ाइन कॉलेजेस का जो एडमिशन प्रोसेस होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल का होता है। काफ़ी जो प्रोसेस होता है वो बहुत रिग्रेस होता है, जिसके कारण वहाँ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं, दे ऑलरेडी हैव दिस हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, दे आर सीरियस अबाउट देयर careers, that is why they are studying there। इसलिए वो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके वहाँ पे आए हैं, इसलिए वो आगे भी अपने कॉलेज में और फ्यूचर में भी हार्ड वर्क करने के लिए प्रिपेयर रहते हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि स्कूल में जैसा होता था कि कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते थे, कुछ बच्चे उतने अच्छे नहीं होते थे, वो माहौल शायद आपको कोई अच्छे डिज़ाइन कॉलेज में कम मिले, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रहती है उस कॉलेज तक पहुँचने की, और उस जर्नी तक होते तक सब काफ़ी सीरियस हो जाते हैं फॉर देयर एजुकेशन। इसलिए जो बच्चे उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मतलब दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर करियर, देयर लाइफ, और जो भी वो लाइफ में करते हैं। इसलिए ये मेक श्योर करिए कि आपको स्टार्टिंग से ही सीरियस रहना है और फोकस रहना है इन ऑल योर एग्जाम्स एंड प्रोजेक्ट्स, ताकि आप उस कंपटीशन में प्रॉपरली बरकरार रहें और उस कंपटीशन में कहीं ना कहीं अपने लेथार्जी की वजह से पीछे ना छूट जाए, क्योंकि वहाँ पे का जो कंपटीशन है, बिलीव मी, वो कंपटीशन आपको आगे लाइफ में तो फील होगा ही, पर आपको उससे पहले कभी फील नहीं हुआ होगा। The fourth point is importance of networking and socializing. So we have always been taught that action speaks louder than words, which is also true in some ways,
But if you are entering a fashion college or if you are studying in a fashion college, then if you don't speak up your ideas, somewhere your actions will go unnoticed. So अगर आप एक शाई पर्सन हैं या फिर एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, तो एक डिज़ाइन कॉलेज में, एक डिज़ाइन इंडस्ट्री में आपके जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं अननोटिस्ड रह सकते हैं एंड लाइफ कैन बी अ बिट टफ फॉर यू अगर आप अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं विद अदर्स। अपने आइडियाज़ को अगर आप शेयर करते हैं, इससे आपको कई वेज में बेनिफिट होता है। सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होता है कि जब आप क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं तो यू विल गेट नोटिस बाय योर प्रोफेसर्स। आपको आपके जो प्रोफेसर्स हैं उनको पता चलता है दैट देयर आर समवन who is serious about the studies, who participates in the conversation, they ask questions. So वो एक जो एस्पेक्ट रहता है उसके लिए आपके प्रोफेसर्स आपको नोटिस कर पाते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग इन एनी कॉलेज। किसी भी कॉलेज में अगर आपके प्रोफेसर्स आपको पर्सनली जानते हैं, नथिंग लाइक दैट। इसके अलावा सेकेंड चीज़ होती है कि आप अपने क्लासमेट्स के सामने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाते हैं। जब आप एक स्पीकर हैं, आप एक अच्छे ओरेटर हैं, आपके पेयर्स के सामने एक आपकी अच्छी इमेज बनती है। एवरीबडी लाइक्स टू बी विद समवन हु इज़ ओपन फॉर आइडियाज़, हु इज़ अ गुड ओरेटर, हु इज़ अ गुड प्रेजेंटर। सबको ऐसे लोगों के साथ रहना है। थर्ड, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है ऑफ बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट, इज़ दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू कम्युनिकेट एंड कॉन्टैक्ट योर सीनियर्स। आप एक सीनियर्स के साथ जो बॉन्ड रहता है वो फॉर्म करने में कहीं ना कहीं आपको आसानी होती है। और सीनियर्स के साथ रिलेशन अच्छी मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री एंटर करने के लिए रेडी हो जाते हैं तब आपका जो फर्स्ट स्टेप रहता है उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आपके प्रोफेसर्स भी नहीं करते, आपके पेयर्स भी नहीं करते, सबसे ज़्यादा हेल्प आपके सीनियर्स करते हैं। तो सीनियर्स आपको हेल्प करेंगे विथ योर इंटर्नशिप, आपको रेफरेंस मिलेगा कहीं भी जॉब का आपके सीनियर्स से। अगर आपके सीनियर कोई अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो आपको वहाँ पे कभी भी वैकेंसी होंगे तो दे विल बी द वन हु विल गाइड यू विद द प्रोसेस। इसके अलावा जब आप वो उनके साथ कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं और आपको कोई सीनियर का प्रोजेक्ट देखना है, किसी प्रोफेसर का पैटर्न समझना है कि वो किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देते हैं, किस टाइप के आंसर्स उनको पसंद होते हैं, किस टाइप का प्रेजेंटेशन में उनको हाई स्कोर मिलता है, देन सबसे ज़्यादा आपका सबसे पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे आपके सीनियर। तो एक सीनियर से सोशलाइज करना या किसी तरह सोशलाइज करना एक कॉलेज के बाउंड्रीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और कॉलेज की बाउंड्रीज के बाहर यानी इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। पॉइंट नंबर 5 इज गेटिंग अ गुड जॉब इज नॉट अ कप ऑफ टी। So basically when I got selected for NIFT, I was so happy. I thought कि okay, my life is now secured. मेरी जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा सेट हो गई है because I am gonna study in NIFT, which is the best college in fashion and design education in the country. But to some extent I was wrong because जब मैं कॉलेज के अंदर गई so I realized कि इंडिया में कॉलेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं बट कहीं ना कहीं जो जॉब मेकर्स हैं वो स्टिल कम हैं। सो एम्प्लॉयर्स अभी भी कम हैं। जब मैं सिलेक्ट हुई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि नाउ द बिग कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे विल बी वेटिंग फॉर मी विद ओपन आर्म्स, विद हाई पैकेजेस ऑफ सैलरी इन अ गुड पोजीशन। बट जैसे ही मैं कॉलेज में गई मुझे मेरे सीनियर, सुपर सीनियर, इन सबसे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे कॉलेज से बच्चे पास हो रहे हैं बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड और स्टिल जॉब्स की कमी हो रही है क्योंकि जॉब मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी कम है। बट स्टिल ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलती है, जॉब मिलती है इफ़ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए तैयारी हैं, अगर आप बहुत अग्रेसिवली अपनी जॉब को सीख कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मेरा फाइनल ईयर था कॉलेज का, वी वर सपोज टू डू एन इंटर्नशिप और हमारे लिए इंटर्नशिप ढूंढने का प्रोसेस ही इतना टफ हो गया था। वी वर इवन ओपन टू डू अनपेड इंटर्नशिप, अनपेड इंटर्नशिप करने के लिए भी हम तैयार थे। स्टिल
वो इंटर्नशिप ढूंढना भी कितना बड़ा मुश्किल काम हो गया था, जिसमें उस वक्त ऐसा नहीं है कि आपके प्रोफेसर्स हेल्प नहीं करते, आपके प्रोफेसर्स भी हेल्प करेंगे, आपके सीनियर्स भी हेल्प करेंगे, बट स्टिल आपको अपने खुद के एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। उस एक इंटर्नशिप को ढूंढने के पीछे का बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। एंड स्टिल आई वॉज एबल टू मैनेज टू गेट द फर्स्ट internship in my entire class. Let's understand how did I manage to do that. I remember sending 150 emails to employers and HRs. 150 ईमेल्स करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं 3 से 4 लोगों का रिप्लाई आया था, रिस्पॉन्ड आया था। ज़्यादातर लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते क्योंकि इंटर्नशिप के जो मेल्स हैं सब एम्प्लॉयर्स को आते ही रहते हैं, तो ज़्यादातर लोग रिप्लाई भी नहीं करेंगे, अगर जॉब है नहीं है कुछ बताते भी नहीं है। ओनली 4 to 5 पीपल रिस्पॉन्डेड एंड आई मेड श्योर कि अगर मुझे 4-5 लोगों ने रिप्लाई भी किया है तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं गंवाऊँ ना। एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप इन रिलायंस रिटेल्स इन द लग्जरी सेक्शन ऑफ देयर कंपनी। अगर आप अग्रेसिवली जॉब ढूंढने और इंटर्नशिप ढूंढने के लिए तैयार हैं, देन आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, आपको जॉब भी मिल जाएगी। बट कहीं ना कहीं जो लोग डिपेंडेंसी में चलते हैं उनके लिए जॉब ढूंढना का जो प्रोसेस रहता है वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही मेक श्योर करें कि आप फोकस रहें, अपने नेटवर्क बिल्ड करें, अभी से ही आप तैयारी करें कि आपको जॉब किससे मिलेगी, इंटर्नशिप कैसे मिलेंगी। एंड अगर आप ये सब चीज़ करते हैं तो आप एक अच्छी जॉब और एक अच्छी इंटर्नशिप भी ढूंढ पाएंगे। सो येस एवरीवन, दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, मेरे एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं आपको कुछ हेल्प मिली है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करें। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन है आपका या फिर कोई भी डाउट है तो लीव अ कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.